देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। देश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश की 5 बड़ी खबरों में सबसे अहम अपडेट, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। इस हाई प्रोफाइल केस में एसआईटी के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर किस तरह पूरा नेटवर्क चला रहा था, और जांच में अब तक कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान विशेष जांच दल के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली का नेटवर्क बना रखा है। आरोप है कि यह गिरोह श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूलता था और हर दिन वसूली गई रकम का आपस में बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का यह खेल भी बड़े स्तर पर शुरू हो गया था। एसआईटी की जांच में संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में केवल गिरफ्तार आरोपी ही नहीं, बल्कि मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारी और बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब इन सभी की भूमिका की पड़ताल कर रही। राम मंदिर में दर्शन की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में लगकर दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट अतिथियों को वीआईपी पास के जरिए दर्शन की सुविधा मिलती। ये पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा पूरी तरह निःशुल्क जारी किए जाते हैं। एसआईटी के मुताबिक इसी व्यवस्था का कुछ लोगों ने कथित तौर पर दुरुपयोग किया। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि वसूली का पैसा गिरोह के सदस्यों के बीच नियमित रूप से बांटा जाता था। जांच एजेंसियां अब इस कथित रैकेट से जुड़े वित्तीय लेन देन, मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और कर्मचारियों तथा बाहरी लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर में दान चोरी मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर ऑडिट और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। इस मामले में चंपत राय से भी एसआईटी ने कई घंटों तक पूछताछ की। उन्होंने अपने सिरे से सभी आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के लिए विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि संगठन अपने वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले इस मामले की जांच का इंतजार करेगा। उन्होंने कहा, मंदिर में हुई लूट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए कोई बहाना बनाने या बचाव करने का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी चाहते हैं कि पुलिस और एसआईटी हर पहलू और हर उस व्यक्ति की बहुत बारीकी से जांच करे, चाहे वह कोई भी हो। दूसरी खबर में बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस अहम फैसले की, जिसने अदालत के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। आखिर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज क्यों किया, अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा, अब इस मामले में आगे क्या होगा, देखिए और इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एटीएस की जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि जांच शुरू करना कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं और संबंधित संस्थानों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मदारी से अरबिया टीचर्स एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 5 प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य में चल रही जांच पहले की तरह जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जांच शुरू करना अपने आप में कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं है। जांच का मकसद सच्चाई का पता लगाना है। अदालत ने यह भी माना कि राज्य सरकार विभिन्न सोर्सेज से मिले इनपुट के आधार पर जांच करा रही है, इसलिए इस स्तर पर जांच को रोकने का कोई आधार नहीं बनता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के करीब 4000 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विदेशी फंडिंग की जा रही थी। ऐसे में ये बड़े स्तर की जांच है जिसे कानून के दायरे में किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल इस मामले की जांच कर रहा है। इस एसआईटी की अगुवाई एटीएस के एडीजी कर रहे हैं। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में जांच को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने इसके तहत सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जांच के निर्देश जारी किए। खास तौर पर बड़े भवनों में संचालित मदरसों के निर्माण, फंडिंग सोर्सेज और विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच करने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर एसआईटी को सौंपी जाए।
बाद तमिलनाडु सरकार के उस अहम फैसले की जो करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। आखिर सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है, कैसे 41 लोगों की मौत हुई, देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। सी जोसेफ विजय की तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि करूर में टीवी के नेता विजय के कैंपेन के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर जाने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान में वहां एक सरकारी वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। विजय पिछले साल सितंबर में करूर में टीवी के एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों से मिलने, उन्हें सांत्वना देने का भी प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि वह करूर घटना में मारे गए 41 लोगों के हर परिवार से एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का यह करूर का पहला दौरा है, इसलिए इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल 27 सितंबर को करूर में टीवी के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे तमिलनाडु में सदमे की लहर दौड़ गई थी। घटना के बाद टीवी के लीडर के तौर पर विजय ने मरने वालों के परिवारों को चेन्नई बुलाया, उनसे पर्सनली मिलकर अपनी संवेदनाएं जताई। हालांकि खुद करूर जाने के बजाय पीड़ित परिवारों के सदस्यों को चेन्नई बुलाने के विजय के फैसले की राजनीतिक हलकों में आलोचना भी हुई। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि करूर भगदड़ के बाद पॉलिटिकल इवेंट और पब्लिक मीटिंग करने के तरीकों में कई बदलाव किए गए हैं। अगली सबसे अहम खबर 20 जुलाई से सदन में शुरू होने वाले मानसून सत्र की है, जिसमें काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आखिर किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में? क्या नीट पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य अहम मामलों पर संसद में जोरदार टकराव देखने को मिलेगा? इस सत्र में किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विधेयकों पर मुहर लग सकती है? संसद के इस बहुप्रतीक्षित सत्र से जुड़ी हर बड़ी जानकारी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने की प्रबल संभावना है। यह सत्र लगभग 3 सप्ताह चलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। आने वाले मानसून संसद का सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। इससे पहले ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां लामबंद होकर सरकार पर हमला बोलने की योजना बना रही। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर दान चोरी और शिवसेना और टीएमसी की टूट को लेकर सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाना और नीट परीक्षा लीक और आर्थिक शैक्षिक मुद्दों को लेकर विपक्ष अभूतपूर्व हंगामा कर सकता है। इस सत्र में लोकसभा सीटें बढ़ाकर 815 करने और 2011 जनगणना आधारित पुनर्वितरण का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार इस पर पहले से ही सहमत बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहा है। इस बार के संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। सबसे पहले तो टीएमसी में बड़ी टूट, जिसके तहत 20 सांसदों ने अलग ग्रुप बनाकर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी। वहीं शिवसेना के 6 सांसदों की भी अलग ग्रुप की मांग पर स्पीकर ओम बिरला का फैसला सत्र को प्रभावित करेगा। इन ब्रेक की वजह से एनडीए की ताकत बढ़कर 318 तक पहुंच सकती है, जिससे सरकार को संविधान संशोधन पास करवाने में आसानी हो सकती, लेकिन विपक्ष से विपक्ष तोड़ने की साजिश बता रहा है। राम मंदिर दान चोरी विवाद भी विपक्ष को एक नया और गर्म मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां इस पर काफी हमलावर हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में दान चोरी के अफवाहों, हालिया खुलासों ने विवाद को काफी हवा दे दी। सूत्रों की माने तो मानसून सत्र में विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करेगा, सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाएगा। भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बताएगी। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों के बीच बड़े टकराव की आशंका है। इसके अलावा अन्य हालिया मुद्दों में सबसे प्रमुख नीट विवाद है, जो युवाओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। इस पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे भी मांगने की विपक्षी पार्टियां की योजना है। वहीं ट्रम्प टैरिफ का भारत पर असर और रूस तेल आयात आदि मुद्दे भी सत्र में विपक्षियों के सरकार पर हमला बोलने के लिए हथियार होंगे, जिसके साथ कांग्रेस समेत राज्यों के पार्टियां एसआईआर, चुनावी सुधार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की मन बना रही हैं। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है?
वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।